कार्ल एल अपने यंग एज में धरती पर आता है। पीस मेकर कॉर्प्स से वो कुछ माइनर्स को हेल्प करता है, जिसके बदले लैज़र्ड कॉर्प्स के एजेंट लुइस लेन कार्ल एल को अरेस्ट करती हैं और वो अभी लुइस के गन पॉइंट पर है। ऐसे में किस तरीके से सन ऑफ सन लैज़र्ड कॉर्प से बच पाएगा। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और ये है एब्सोल्यूट सुपरमैन का सेकंड इशू। कहानी के राइटर हैं जेसन एरन और आर्टिस्ट हैं राफा सैंडोविल। 6 साल पहले क्रिप्टॉन का रेड लैंड, जहाँ पर एल्स का घर है। कार्ल एल अपने डेस्क पर झुका हुआ है। वो अभी सो रहा है, पर उसकी टीचर को ये बात पता नहीं है। मॉनिटर पर उसके टीचर कहते हैं, कार्ल मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। मतलब तुमने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है मेरे बच्चे। कार्ल तुम सुन रहे हो? हाँ सर, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है कि क्या तुमने इसे क्लैरिक्स लुमिनियम से कॉपी किया है? कार्ल अभी अपने कैमरा को देखता है। मैंने ही लिखा है सर। ये सुनकर वो टीचर एक बार कार्ल के चेहरे को देखता है। क्या इसे सच में तुमने लिखा है कार्ल? क्योंकि ये बहुत ही क्लास के बाद मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना है, याद रहे। प्रेजेंट टाइम, अर्थ, ब्राजील। क्या तुम इस ब्लास्टर को मेरे से दूर करोगी? ये मेरे चेहरे के बहुत करीब है। अपने घुटनों पर बैठो सुपरमैन। कार्ल और लुइस एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। ऐसे में कार्ल उस हैंडकफ को देखने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठाता है, जिससे लुइस डिसबैलेंस होकर गिरने लगती है। क्लार्क अभी अपने एआई से कहता है, ये कफ टूट क्यों नहीं रहा है सोल? कार्ल, दुश्मन करीब आ रहे हैं। तुम बहुत टाइम से इनसे लड़ रहे हो, तो तुम अभी कमजोर हो। तुम्हें जल्द से जल्द एनर्जी चाहिए। पता है सोल, पर ये कफ हम दोनों के ही हाथों में है। इस लड़की ने मुझे अपने साथ बांध कर रखा है। ऐसे में तुम क्या चाहते हो? इसके हाथ को उखाड़ लूं? क्या तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? प्लीज मेरे चेहरे पर ये एनर्जी ब्लास्ट करना बंद करो। कार्ल, तुम्हारे दुश्मन आ चुके हैं। इस हैंडकफ को मैं संभालता हूँ। ठीक है, बस इस लड़की को कुछ मत करना। ऐसे में इनके सामने आ जाते हैं लैज़र्ड आर्मी का सेकंड यूनिट। कार्ल और लुइस अभी उन एजेंट्स के गन पॉइंट पर हैं। इसके ऊपर गोली मत चलाना, इसे मैंने पकड़ लिया है। ऐसे में एक एजेंट कहता है, माफ करना लुइस, पर इस बार ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं। कार्ल अभी लुइस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आ जाता है। ऐसे में अचानक रेड डस्ट उस आर्मर से निकलकर उन दोनों को घेर लेता है, जैसे कि ये कोई शील्ड है। मुझे जाने दो यहाँ से। तुमने मुझे क्यों पकड़ कर रखा है? लुइस की बातों को सुनकर क्लार्क कहता है, मुझे पता है ऐसी सिचुएशन में किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है, पर फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इस हैंडकफ को मैंने नहीं लगाया है। अजीब है। हाँ, ये लड़की बहुत ही अजीब है। मैं इस मेटल के बारे में बात कर रहा हूँ कार्ल। ये टूटने के बाद फिर से अपने आप ही जुड़ रहा है। मुझे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा कार्ल। जल्दी करो सोल, ये लड़की मुझे पागल कर रही है। ऐसा करना बंद करो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ? अच्छा, तो तुम्हें अभी मुझसे बात करने का टाइम मिला है, और वैसे भी मुझे इस सिचुएशन में डालने वाले तुम ही हो। इस दौरान वो लैज़र्ड फोर्स इन दोनों के और करीब आ जाते हैं। ये दोनों अभी उन जायगेंटिक टैंक्स के निशाने पर हैं। सोल, इस लड़की को रेड डस्ट से कवर करो और कोशिश करना ये बीच से कट ना जाए। कार्ल की बातों को सुनकर लुइस कहती हैं, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? ऐसे में वो रेड डस्ट लुइस को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जिसके बाद क्लार्क उसे सुपर स्पीड से यहाँ से उड़ा कर ले जाता है। ऐसे में कोई उस फ्लाइंग टैंक के अंदर से कहता है, साला ये क्या है? ये लड़का तो उड़ रहा है। ऐसे में वो टैंक मिसाइल्स फायर करता है, जिससे नॉकड आउट होकर कार्ल और लुइस उस गांव के कुछ घरों को तोड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं। कुछ टाइम के बाद जब धुआं हटता है, तब क्लार्क लुइस को अपने हाथों में लेकर बाहर निकलता है, पर होश आते ही लुइस फिर से क्लार्क के ऊपर अटैक कर देती है। क्लार्क अभी जमीन पर है। वहीं लुइस का पिस्टल फिर से रिचार्ज हो रहा है। मैं हूँ एजेंट लेन। सुपरमैन को मैंने पकड़ लिया है। गांव के नॉर्थ ईस्ट साइड पर मुझे बैकअप चाहिए। कार्ल अभी भी अपने घुटनों पर है। ऐसे में वो अपने आर्मर की एआई से कहता है, सोल, इसके ट्रांसमिशन को जैम करो। उसे मैंने पहले से ही ऑफलाइन में रखा है कार्ल। कार्ल एल का आर्मर उसे इन्फॉर्म करता है। कार्ल अभी लुइस को देख रहा है। मैंने अभी तुम्हें बचाया है, और आज न जाने कितनी बार मैंने तुम्हें अपने ही एजेंट्स की गोलियों से बचाया है। और क्या तुम इसके लिए मुझे अरेस्ट करना चाहती हो? नहीं, तुम लॉफुल कस्टडी से भागना चाहते हो, और इसी वजह से तुमने मुझे मुसीबत में डाला है, जो तुम्हें बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए था। कार्ल अभी उठ खड़ा होता है और लुइस उसके हाइट को देखकर शॉक्ड है। इतना पावरफुल अटैक झेलने के बाद भी तुम अपने पैरों पर हो। हमें जानना है तुम्हारे इस सूट में क्या है। ये हमारे दुनिया के लोगों का हक है। ये सुनकर कार्ल कहता है, तुम हक की बात कर रहे हो? इन बेचारे माइनर्स के ऊपर जुल्म करने का हक लैज़र्ड ग्रुप को किसने दिया है? तुम्हें पता भी है ये पीसमेकर्स इन मजदूरों के साथ। क्या तुम ठीक हो?
हाँ, ऐसे में क्लार्क एक कार को उठाकर अपने पूरे स्ट्रेंथ से उस टैंक की तरफ थ्रो करता है। जैसे वो टैंक आसमान में ही फट जाता है और उसके टूटे हुए टुकड़े गांव के चर्च पर आकर गिरते हैं। वो चर्च अभी जल रहा है। ऐसे में क्लार्क लुइस से कहता है, मुझे उस चर्च के अंदर जाना है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये रेड डस्ट तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। जिसे सुनकर लुइस कहती है, मेरी फिक्र मत करो, बस चलो। क्लार्क उस चर्च में घुसकर कई सारे विलेजर्स को बचाता है। फिर वो अपने सुपर ब्रेथ को यूज कर गांव की आग को बुझा देता है। इस तरीके से वो गांव के सभी लोगों को बचा लेता है। सोल, ये क्या हो रहा है? तुम्हारा पावर लेवल गिर रहा है कार्ल। ये एक नया प्लेनेट है और तुम अपने पावर्स को आजमा रहे हो। तुम्हें एनर्जी चाहिए। कार्ल अभी अपने घुटनों पर है। ऐसे में लुइस अपने पिस्टल को निकाल रही है, पर अचानक उसे ख्याल आता है कि क्या ये सच में जरूरी है? मतलब ये कोई बुरा आदमी नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो वो क्यों ही अपने जान को जोखिम में डालकर उन गांव वालों को बचाने जाता? ये सोचकर लुइस उस पिस्टल से अपने हाथ को हटा लेती है। फिर वो क्लार्क से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया लुइस। मैं बस सोच रही थी कि मतलब तुमने ही तो इन सबको। कोई बात नहीं। कार्ल अभी किसी तरीके से अपने पैरों पर खड़ा है। कुछ टाइम तक ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर कार्ल कहता है, आसमान में कई सारे सितारे हैं लुइस, कई सारे प्लैनेट्स हैं, पर उन सब में सिर्फ पत्थर और आग भरे पड़े हैं। क्या तुम लोगों को थोड़ा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारा प्लेनेट कितना ज्यादा खूबसूरत है? मेरा जन्म वैसे ही एक प्लेनेट पर हुआ था। सन ऑफ नथिंग। ऐसे में वो हैंडकफ अपने आप ही खुलकर जमीन पर गिर जाता है। क्लार्क अभी अपने फ्रीडम को कुछ टाइम के लिए महसूस करता है। ऐसे में लुइस कहती है, रुको, क्या तुम मेरे साथ रुको? क्लार्क यहाँ से चला जाता है। बस कुछ ही सेकंड्स में लेजर्स आर्मी लुइस के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर उन्हें मिलता है सिर्फ लुइस, जो अभी आसमान को देख रही हैं। कुछ टाइम बाद लुइस अपने बेस पर है। वो ब्रेनियक एल्गोरिथम को अपना रिपोर्ट सबमिट कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि वूलर का इस प्लान के लिए कोई थ्रेट है, पर यह बात भी सच है कि उसके पास बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं। हमें उसे स्टडी करना चाहिए, पर वो हमें करने नहीं देगा, जो नॉर्मल है, क्योंकि वो इस प्लेनेट से नहीं है, तो वो क्यों ही हम पर यकीन करना चाहेगा। पर कुछ बात तो है उस लड़के में, वो बहुत पावरफुल है। लुइस कार्ल एल के बारे में अपना वीडियो रिपोर्ट बना रही है, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो जिस ब्रेनियक एल्गोरिथम को रिपोर्ट कर रही है उसका एक फिजिकल अपीयरेंस भी एग्जिस्ट करता है और ये कोई एल्गोरिथम नहीं है। ऐसे में वो कंप्यूटर कहता है, एजेंट एडवाइजरी टर्मिनेशन को दर्ज किया जाता है, कृपया आप अपना आफ्टर एक्शन रिपोर्ट सबमिट करें। वीडियो फाइल करप्ट हो चुका है। ये कंप्यूटर भी कुछ काम का नहीं है। ऐसे में लुइस के चेंबर का दरवाजा खुलता है और अंदर आते हैं उसके जनरल। बहुत अच्छे लुइस, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगले मिशन में जाने से पहले थोड़ा रेस्ट कर लो। शुक्रिया सर, पर अभी भी मुझे अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। हम लोग इस विजिटर के बारे में गलत थे सर। वो कोई बुरा आदमी नहीं है, उसने तो उन गाँव वालों को बचाया है, बस वो थोड़ा ज्यादा ही पावरफुल है। शायद उस विजिटर के बारे में थोड़ा ज्यादा ही सोच रही हो। गुड लक लुइस। ये कहकर वो जनरल लुइस के चैम्बर से चले जाते हैं और लुइस अपना रिपोर्ट टाइप करने लग जाती है। कुछ साल पहले क्रिप्टॉन। लारा और जॉरेल एक नए इन्वेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। वो अपने इन्वेंशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है क्रिप्टॉन का फ्यूचर क्या होने वाला है। ये डिजाइन एकदम परफेक्ट है जॉर, क्योंकि ये एक स्पेस सूट की तरह भी काम कर सकता है और ट्रांसफॉर्म होकर ये एक रॉकेट शिप भी बन सकता है, ऑल इन वन। जॉर, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे नहीं पता तुम साइंस लीग को किस तरीके से कन्विंस कर पाओगी। मैं भी यही सोच रही थी जॉर। अगर वो हमारी बातों को अनसुना कर देते हैं तब क्या होगा? अगर वो हमारी बातों को अनसुना कर देते हैं तब मैं सारे सनस्टोन्स को चुरा लूंगा और उनके मदद से तुम एक बड़ा सा शिप बनाना, ताकि हम जिन्हें प्यार करते हैं उन सबको उस शिप में ले जा सके। कार्ल और क्रिप्टो पास ही में खेल रहे हैं। ऐसे में लारा कहती है, हाँ क्यों नहीं। वैसे भी ब्रह्मांड में हमारे बारे में कहा जाता है कि क्रिप्टोनियन का दिल स्टील का होता है और हमारे से खून नहीं लावास बहते हैं, और उसी हिम्मत को सहारा बनाकर हम किसी न किसी प्लेनेट तक तो पहुंच ही जाएंगे। प्रेजेंट डे अर्थ ब्राजील। पीस कीपर का एक छोटा सा टीम उस गांव में आता है ताकि वो उस एलियन की डीएनए को कलेक्ट कर सके, पर इस गांव के लोग उन पीस कीपर्स को नफरत से देख रहे हैं। ऐसे में एक पीस कीपर उन गांव वालों को देख रहा है। सुबह के उस अटैक से उसका हेलमेट डैमेज है। हे श्मिट, क्या तुम ठीक हो? मॉर्निंग फोर्स को तो डॉक्टर्स के पास होना चाहिए था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो स्मिथ? ओवर टाइम का नाम नहीं सुना है क्या? वैसे भी मुझे ये गांव बहुत पसंद है। हमने इन हरामखोरों के लिए क्या क्या नहीं किया है। इनका कीचड़ साफ किया हमने, इन्हें अर्श पर बिठाया, और आज ये हमें ही गाली दे रहे हैं। ऐसे में एक दूसरा पीस कीपर कहता है, श्मिट, ये हमारा काम था, काम डाउन।
हमें इन्हें फिर से पीस का असली मतलब समझाना होगा। और यहीं पर खत्म होता है एब्सोल्यूट सुपरमैन का सेकंड इशू। कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे कॉमिक रीडिंग में कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं क्या वो भी बता देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।